प्यारे मित्रों, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो लीक से हट के है। और वो विषय जो है, ये है कि कमज़ोर बच्चों को डाँटना या फटकारना उचित है क्या? देखिए, हम सभी लोग जीवन में कभी न कभी डाँट खाए होंगे या खा रहे होंगे, और अगर शादीशुदा हैं, तो खाते रहेंगे। अपने दिल पर हाथ रख के आप बताइए या सोचिए, खुद को जवाब दीजिए, आपको डाँट अच्छी लगती है क्या? इसका जवाब आएगा नहीं। फिर बच्चे जिनका मन कोमल है, जिनका दुनियादारी से पाला नहीं पड़ा है, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, उन बच्चों को अगर हम डाँटते हैं या पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता होगा क्या? बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन फ़र्क एक है, जब हम बड़े लोग, प्रौढ़ लोग, समझदार लोग जब डाँटे जाते हैं या जब डाँट हमको खाने को मिलती है, तो हम मन में गाँठ बाँध लेते हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी करते हैं, और कभी-कभी तो हम क्या करते हैं, बदला लेने का भी सोचते रहते हैं। लेकिन जो बच्चा है, वो ईश्वर रूप होता है। अभी डाँटिए, 10 मिनट के बाद वो सब भूल करके फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। यानी ये हम सब लोगों के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो अग्रज हैं उनके लिए, एक बात ये स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि डाँट किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, और सबके सामने, लोगों के सामने ह्यूमिलिएट होना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आप कभी-कभी जानवर को भी करके डाँट को देख लीजिए, जानवर भी अगर कुत्ते को आप डाँटते हैं तो कुत्ता बोलता है ओं। आप सोच के देखिए। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा कमज़ोर है, तो क्या हमें डाँटना चाहिए? हम उसकी चर्चा 2 भाग में करते हैं। एक तो ये है कि हमारा बच्चा कमज़ोर है। कमज़ोर यानी पढ़ाई में कमज़ोर है। बच्चा सामान्य नहीं है, उसका आईक्यू लेवल ठीक नहीं है। हो सकता है बच्चा दिव्यांग है, या बच्चा सरल है, लोगों की तरह नहीं है, बच्चा नॉर्मल नहीं है। हम एबनॉर्मल शब्द नहीं यूज़ कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूँ, बच्चा मैं कह रहा हूँ, तो उसमें वो सिर्फ़ लड़का नहीं है, वो बच्चे और बच्चियाँ दोनों के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ थ्रू आउट में, इसको आप दिमाग में रखें। तो एक तो वो कैटेगरी है कि हाँ भाई, बच्चा सही में कमज़ोर है, आईक्यू लेवल कम है, नॉर्मल नहीं है, सामान्य ढंग से नहीं है, एक बात हो गई। और दूसरा ये है कि सब कुछ ठीक-ठाक होते हुए भी बच्चा कमज़ोर हो गया है या कमज़ोर हो रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, अगर बच्चा कमज़ोर है। देखिए, सब हम इस बात को पहले समझ लें कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बच्चा है, वो गिफ्ट है। बच्चा क्या है? गिफ्ट है। देखिए, मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ GIFT। बच्चा गिफ्ट है। गिफ्ट कौन दिया है? ईश्वर ने दिया है। देखिए, गिफ्ट का महत्व, जो उपहार होता है, उसका महत्व उपहार की कीमत से नहीं होता है। वो उपहार किसने दिया है, इसकी महत्ता उससे बढ़ती है। अरे भाई, आप देखते होगे ना, वीवीआईपी है, जो बहुत बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारे और क्रिकेटर्स और कौन-कौन है, लोग उनके सिग्नेचर के लिए पीछे-पीछे दौड़ते हैं, लोग लंबी लाइन लगा देते हैं। वो क्या है? वो उपहार ही तो है। मतलब ये हुआ, देखिए, मैं एक छोटी-सी घटना आपको बता दूँ, ये 1993 जनवरी की बात है। उसमें चिन्मय मिशन के जो संस्थापक थे, परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी आए हुए थे। हम लोग यंग थे, तो हम और हमारे एक मित्र हैं ऑफिस के, मिस्टर परमसुख मिश्रा, हम दोनों लोगों ने वो माइक पर लेकर के स्वामी जी आने वाले हैं, घूम-घूम करके चारों तरफ हम लोगों ने प्रचार-प्रसार किया था, और बाकी सब काम हम लोग करते रहे ज्ञान यज्ञ में। ज्ञान यज्ञ के बाद सब लोग इकट्ठा हुए, क्या किया गया? स्वामी जी का एक बुक मार्क था, जिस पर उनका विचार लिखा हुआ था, स्वामी जी साइन कर करके दे रहे थे सबको। माने ही वाज़ थैंकिंग द पीपल
ऑन बिहाफ ऑफ चिन्मय मिशन। सबको मिल गया, बाई चांस मेरा नाम छूट गया। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं सिर्फ रोया नहीं था, मेरी हिचकी बंध गई थी। मैं बाहर जा करके और नलके में मुंह धो करके और बिल्कुल मैं असामान्य हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे उपहार नहीं मिला है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपको ईश्वर ने दिया है, वो जिस स्वरूप में भी दिया है, ये छोटी बात नहीं है। तो उस स्थिति में पहले तो हमें क्या होना है? धन्यवाद देना है परमपिता को कि उसने हमें क्या है, संतान के रूप में एक इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया है। गिफ्ट जो है वो बेसिकली क्या है? वो गॉड्स ब्लेसिंग है। ये ईश्वर का सीधा-सीधा हमें बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिला है। जिनके पास कुछ कोई नहीं है, आप एक बार उनसे पूछिए, उनकी मनोदशा को और मनोभाव को पढ़ के देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो पहला तो ये है। दूसरा जो है, याद रखिए मैं गिफ्ट की बात कर रहा हूं, तो जी तो हो गया साहब। ये गॉड्स ब्लेसिंग है, गॉड्स गिफ्ट है। दूसरा है, जो गिफ्ट आपके पास है, उसकी इंटरनल ब्यूटी को देखिए। देखिए, मैं हम लोग जब हम बात कर रहे हैं 1967, 68, 69 की, जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में थे, तो हम लोग के साथ एक नंद जी थे। नंद जी काफी अच्छी पर्सनालिटी थी, सब कुछ था, लेकिन बड़े सीधे थे। उनके सीधेपन का ये एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हम लोग के जमाने में इमला होता था, स्लेट पर हम लोग लिखते थे। इमला मतलब डिक्टेशन होता था, सर जी बोलते थे। तो जो ही इमला गुरुजी देना, आचार्य जी देना शुरू कर देते थे, वो क्लास से उठ करके जाके खड़ा होकर के और हाथ ऐसे कर लेते थे। क्या था? क्योंकि जितनी गलतियां होती थी उतनी छड़ी लगती थी। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1967, 68, 69 की बात कर रहा हूं। तो क्या था, वो जाके खड़े हो जाते थे। नंद जी क्या हुआ? नहीं सर, हमको नहीं आता है, हमको तो छड़ी खाना है। जब वो थोड़ा सा बड़े हुए, तो पूर्वांचल में जहां गन्ना का रस निकलता है, उसको बोलते हैं कि भाई वो कुल्हाड़ा करके है, वहां से वो आते थे। और होता ये है कि वहां पर गन्ने का रस निकलता था, तो लोग रस और घुगनी, मतलब वो मटर का बना करके, और महिलाओं के लिए बाल्टी से जब लेके चलते थे, तो रास्ते में अगर कोई मिल गया और पूछ दिया कि नंद जी आप क्या लिए हैं, तो बोलते कि रस है, पीजिएगा। और वो उसमें से निकाल निकाल के सब लोगों को रास्ते में बांटते बांटते घर आते आते आधा हो जाता था। इतना सरल। और थोड़ा सा बड़े हुए तो हमें याद है कि वो शाम को अपने पिताजी या कोई भी, हम में से कोई भी बड़ा दर्द कर, लाइए हम दबा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में जो पहले बार्बर्स होते थे, वो आते थे तो लोगों का बॉडी वर्क तो वो देख करके उन्होंने सीख लिया था। तो जो बोलेगा सबका हाथ पैर दबा देंगे, अपने पिताजी का दबाते हैं। और आप विश्वास करिए, अपनी माँ को मतलब हर 2 दिन के बाद, नहीं माँ आओ हम तुमको तेल लगा देंगे। अच्छा, आप अंदर जरा झांक के देखिए, वो सामान्य है क्या? वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसमें आपको ईश्वर की झलक नहीं आ रही है। अरे इसी स्थिति को पाने के लिए तो लोग घर छोड़ करके संन्यास लेता है जी, कि हम सरल हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। ये प्योरिटी है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने पूरे परिवार नहीं, बल्कि पूरे उस गांव के आंखों के तारे थे। मतलब इतने सरल, इतने सुलभ, सबके लिए तैयार है। तात्पर्य ये कि अगर आपके पास बाई चांस ऐसी स्थिति है, जो बच्चा आपका सही में कमजोर है, सही में सामान्य नहीं है, उसके अंदर झांकिए, इंटरनल ब्यूटी को देखिए, उसके अंदर ईश्वर को देखिए। जो तीसरा है वो एफ है। एफ स्टैंड फॉर फॉर्चुनेट। आप भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हमें याद है कि एक शिक्षिका जो थ्रू आउट बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किया, एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में काम किया। व्हेन शी वाज ब्लेस्ड विद द फर्स्ट सन, वो बच्चा जो था वो ही वाज नॉट ए नॉर्मल चाइल्ड। उन्हें सब कुछ छोड़ दिया। और आप जानते हैं, जब बच्चा बड़ा हो गया,
उनके हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करना शुरू हो गया, उनके दूसरे बच्चे हो गए, अगेन शी स्टार्टेड ट्राइंग फॉर अ जॉब। जब मैंने उनसे इंटरेक्ट कर रहा था तो उन्होंने, आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सर, अल्लाह ताला को हमारे ऊपर भरोसा है, इसीलिए उसने अपनी इस नेमत को हमें सौंपा है कि लो इसका ध्यान रखना। आप सोच के देखिए ना, हम तो उस लेडी को और उसके रादर हस्बैंड और वाइफ दोनों को साष्टांग प्रणाम करने का मेरा मन करता है। और मैं बहुत समय, मैं बता दूं, उस इंटरव्यू मैंने उससे कुछ नहीं पूछा था। हमने कहा कि जो इस लेवल का जिसका थॉट प्रोसेस है, वो दूसरे बच्चों का तो ध्यान रखेगी ही रखेगी। एंड सी इज इन दैट वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सी इज अ वंडरफुल टीचर। मतलब ये हुआ कि ईश्वर का भरोसा अगर आपके पास है, बाई चांस आपको सही में कमजोर बच्चा मिल गया है, तो क्या आप करिए, बी थैंकफुल टू हिम कि ईश्वर ने आप पर भरोसा किया है। अब जो फोर्थ वाला है गिफ्ट का, वो टी है, टेक केयर। देखिए, अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो उसका ध्यान रखना है। देखिए, चीफ जस्टिस lost his wife, Madam Rashmi, in 2007, who was suffering from cancer. उनके दो पुत्र अभिनव और चिंतन, दे आर वेल एस्टैब्लिश और दे आर वेरी हाईली स्टेशनड। लेकिन उसके बाद जब दूसरी शादी करते हैं कल्पना दास जी से, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए इन्होंने दो बच्चियों को, प्रियंका और माही, दोनों बच्चियां दिव्यांग हैं, उन बच्चियों को, जो दत्तक पुत्रियां हैं, उन दोनों बच्चियों को ये गोद लेते हैं। सोच के देखिए। और उन बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर दिखाते हैं कि देखो हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठ के काम करते हैं, क्या करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, चीफ जस्टिस नहीं है, हम तो उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं जी। एक दूसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये क्या है, हम टेक केयर करने वाली बात की बात कर रहा हूं। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, राजेश कुमार सिंह, जो 1998 में, 2002 में, शायद 2008 में उन्होंने दिव्यांग वाले क्रिकेट टीम का, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया, आईएएस बने, यूपीएससी, मतलब भारत सरकार के खिलाफ गए। और यही नहीं, उन्हीं का फैसला आया कि आईएएस के पास दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आते हैं, आईएएस बनते हैं, और बनते ही नहीं हैं, बल्कि जिस जिले में मैं हूं, बोकारो जिले के डीसी भी रह करके, सक्सेसफुल डीसी रह करके उनने काम किया। और आप भी, आज भी वो झारखंड के एक जाने माने आईएएस में से माने जाते हैं। देखिए, उनको मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मैं जरा पीछे हट के देखता हूं, और आप चाहता हूं कि जरा आप मेरे हिसाब से मेरे डायमेंशंस देखने की कोशिश कीजिए। हम तो उनके माँ बाप की बात करते हैं, उनके माँ बाप को शत शत नमन करते हैं, उनके परिवार वालों को शत नमन करते हैं, जो उस पूरी यात्रा में, सोच के देखिए, जिस बच्चे ने अपना 90% अपना दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित एक बच्चा है जो जिसको सिर्फ 10% दिखाई देता है, उसकी पढ़ाई से लेकर के आईएएस बनने तक नहीं, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने तक कोई ना कोई तो पीछे रहा होगा। वो कौन होगा? घर वाले होंगे, परिवार वाला होगा। इसको बोलते हैं टेक केयर। तीसरा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सूरज तिवारी, जो मैनपुरी से हैं, 917 आईएएस में रैंक आया। पता है आपको, काफी चर्चित हैं। उनके पिताजी टेलर हैं। सूरज तिवारी मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ट्रेन हादसे में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिया, एक हाथ गंवा दिया, एक हाथ में उनके पास सिर्फ 3 उंगलियां हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया। ये सिर्फ सूरज तिवारी ने क्रैक नहीं किया, जो लोग उनके पीछे हैं, वो पिता जो एक टेलर की दुकान चलाता है, वो माँ जो उस पूरे घर को चलाने में सबका सहयोग कर रही है, ये हमको तो उनका स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, हमको तो उनका पुण्य कर्म दिखाई दे रहा है। तात्पर्य ये कि यदि ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, तो टेक केयर ऑफ द गिफ्ट, और उसको भगवान समझ के, गिफ्ट भगवान समझ के आपको क्या करना है, उसका ध्यान रखना। अब जो दूसरा
जो पक्ष है वो हम इसमें मोस्टली लोग आते हैं, वो ये है कि भाई बच्चा हमारा इतना होशियार होते हुए भी बहुत कमज़ोर है या कमज़ोर हो रहा है। तो देखिए अगर कमज़ोर है और कमज़ोर हो रहा है, तो सिर्फ़ कहने से तो नहीं होगा और बच्चे को डाँट-फटकार करने से नहीं होगा। नहीं तो देखिए मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक जनाब थे, वो कहीं काम करते थे, तो उनके बॉस बार-बार बोलते थे कि अपना-अपना काम ठीक से नहीं करिएगा तो सड़क पर मूँगफली बेचना पड़ेगा, सड़क पर मूँगफली बेचना पड़ेगा। और वही तकिया कलाम वो घर में आके यूज़ करते थे। नहीं पढ़ाई करोगे तुमको सड़क पर मूँगफली बेचना पड़ेगा, सड़क पर मूँगफली बेचना। जो उनकी बेटी थी वो तो बड़ी सौम्य और बड़ी अच्छी थी, वो कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन उनका बेटा थोड़ा चंचल था, बदमाश था। तो कहता था मूँगफली बेचेंगे ना तो फ्री में एक भी आपको नहीं देंगे। तात्पर्य क्या? कहने का मतलब है कि आपको 19 का 20 भी मिल जाएगा। इसलिए पहले आप ये देख लें कि अगर बच्चा आपका कमज़ोर हो रहा है या हो गया है, ये आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहला हमारा जो पहला है वो है ए। ए मीन्स हमें एनालाइज़ करना है। देखिए एनालाइज़ करते समय क्या करना है? ऐसा नहीं कि हाँ, हाँ, हम जानते हैं इसको क्या-क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अगर घर में पिता हैं तो माँ, माँ है तो पिता, उसके भाई-बहन, उसके अंकल-आंटी, घर के दूसरे सदस्य, उनसे इनपुट लिया जा सकता है। स्कूल के टीचर से लिया सकता है, उसके फ्रेंड से ले सकते हैं, मोहल्ले वालों से ले सकते हैं। तात्पर्य ये कि सबसे पहले आप क्या है, आप डाटा कलेक्ट करके और उसे एनालाइज़ करिए कि हाँ भाई, कहाँ गड़बड़ हो, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ बात तो होगी कि एक बच्चा अच्छा रहते हुए भी खराब कर रहा है या कमजोर हो रहा है। तो एक बार अगर आप एनालाइज कर लेते हैं, देखिए मैंने लिखा है कि एनालाइज, लेकिन आप जब एनालाइज करते हैं तो पहले से अब मन में धारणा लेके मत जाइए कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। सर किसी का बच्चा कुछ भी कर सकता है, ठीक है, किसी का भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, ये दिमाग में रख लीजिए। यानी आप जब एनालाइज कर रहे हैं तो हैव ओपन माइंडसेट। आप अगर बच्चे में कोई कमजोरी है, बच्चे की कोई गलत लत है, गलत संगति है, आप उसको पहले एक्सेप्ट तो करिए। पहले ओपन होगा, लेकिन हमने एक बात और कहा है, बी ओपन बट डोंट ओपाइन। ओपाइन मतलब क्या? राय मत बना लीजिए ना, ना हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा सर नहीं, सर ऐसा नहीं है। मीन्स बी ओपन, गेट द फीडबैक, डू एनालिसिस एंड देन गो फॉर व्हाट स्ट्रेटजी। भाई हमको पता चल गया कि हमारे बच्चे में क्या क्या गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ इसको दिक्कत हो रही है, किस वजह से ये बच्चा कमजोर हो रहा है, दोस्तों की वजह से हो रहा है, मोबाइल की वजह से हो रहा है, फ्रेंड सर्कल से हो रहा है, स्कूल के दोस्ती से हो रही है। तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ती तो एक दो और अच्छे लोगों से मिल करके और आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आप सोच के देखिए ना, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ 50 स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, ये वाला कैसे करेंगे, रिजल्ट ऐसा कैसा देंगे। और आपका अपना फ्यूचर जिस पर बिल्कुल निर्भर करता है, आपका आनंद सुख जिसके लिए आप सब कुछ बाहर कर रहे हैं, आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तात्पर्य ये कि आप बच्चे को एनालिसिस करने के बाद क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाइए। भाई हमारी क्या है? मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद आपको बच्चे को शो करना है, याद रखिएगा। यू हैव टू शो, यू डोंट हैव टू इशू एन अ शो कॉज। उसको कारण बताओ, नोटिस नहीं देना है कि तुमने ये कर दिया नहीं। शो हिम अ राइट पाथ, शो हिम द डेस्टिनेशन जहां उसको जाना है। ये एक बार जब स्ट्रेटजी अगर आपकी बन जाती है, आप उसको शो कर देते हैं, देन द थर्ड वन इज व्हाट, इम्प्लीमेंट इट। भाई हमने स्ट्रेटजी बना लिया, बच्चे का ये कमी है, स्ट्रेटजी बना लिया, अब इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट जब हो रहा है, कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, देन बी द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, डोंट बिकम द पार्टीशन। हम बना दिए, सब कुछ बता दिए कहाँ क्या गड़बड़ी है, एक लाइन खींच दिए, अब जिसको जो करना है करे, नहीं। आपको उस जीवन यात्रा में या पूरे प्रोसेस में यू हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीन्स
बी अ पार्ट, डोंट बिकम अ पार्टीशन। ना हम हो गया मेरा काम खत्म, नो, यू कैनॉट डू सी, यू कैनॉट एफर्ड टू हैव दिस व्यू। अब एक बार जब इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, आपको उसको एसेस करना पड़ेगा कि भाई जो हमने क्या किया, एनालिसिस किया इस, और क्या किया, स्ट्रेटजी बनाया, इंप्लीमेंट किया, इसका कुछ फायदा भी हो रहा है क्या। और अगर वो मेजर आप कर रहे हैं, मेजर के साथ साथ मॉनिटरिंग भी अगर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने उसको, भाई हमको पता ही नहीं है उस बच्चे का, देखिए सिर्फ मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं बच्चे का नंबर अच्छा आ गया, हम लोग क्या है, हमारा हमारी पूरी मेंटेलिटी नंबर पर है, नंबर पर नहीं, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का बॉडी लैंग्वेज, बच्चे की बातचीत, बच्चे का उठना बैठना, बच्चे का रिस्पॉन्स करना, बच्चे का खड़ा होना, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उसमें बच्चे में क्या है, इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, तो मैंने क्या बोला है, मेजर एंड एड प्लेजर टू द होल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज कर लीजिए कि बच्चा आपका 100 में 50% मार्क पाता है, बच्चे को 55 आ गया, तो अब आप ये मत करिए क्या है इतना मेहनत करने के बाद 5 को नंबर बढ़ा है, नो, अरे सेलिब्रेट, मतलब क्या, लेट मेक योर चाइल्ड फील ही हैज गॉट अ ग्रेट सेट ऑफ पीपल अराउंड हिम, हिज पेरेंट्स आर ग्रेट, जो उसके क्या कहते हैं, उसके भाई कौन किसको नहीं चाहिए अच्छा नंबर, लेकिन 50 से सीधे 95 तो नहीं जाएगा ना भाई, अगर 55 होता है सेलिब्रेट इट, टेल हिम बेटा तुमने तो अच्छा किया, बस थोड़ा सा और मेहनत करनी है, एंड हाँ लेकिन उसके साथ आप भी लगे रहिए, मतलब आपको समय देना पड़ेगा, यू हैव टू बी अ पार्ट। सो एक बार अगर आप मेजर कर लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं, उसके प्लेजर में आप एडिशन कर देते हैं, साथ एक और ध्यान रखिए, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व। एक बार इन्वॉल्व हो जाइए, तब बच्चा देखिए जितना मोटिवेशन जो जो है पहले हो गया, लेकिन जब आप इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे को धीरे 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 इंस्पायर, इंस्पायर माने क्या होता है, बच्चा अंदर से फील करना शुरू कर दिया कि यस आई कैन डू समथिंग। तो जब ये बच्चे के अंदर फीलिंग आ जाती है, यहां पर आपका रोल क्या है, इन्वॉल्व होना है। देखिए हमारे बच्चे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करीब मोर देन 15 ईयर से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हमारे बच्चे के ऑफिस में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, वेदर माई चाइल्ड इज, क्यों, क्योंकि आई एम इन्वॉल्व, आई लव माई चाइल्ड। अगर कल कुछ ऐसा होता है तो मुझे हमारा बच्चा क्या चाहिए, खुश चाहिए, आई डोंट वांट माई चिल्ड्रन टू गेट स्ट्रेस्ड एंड go what in depression, no, I'll be the last person, meaning हम अपने बच्चे की खुशी में एडिशन करने के लिए हैं, हम इन्वॉल्व हैं उसमें, अपना हम इनपुट देते हैं, लेकिन वो 2 दिन में नहीं, आज जाइएगा बच्चा बोलेगा आप बहुत भाषण दे रहे, रहने दीजिए, नहीं, आपको उसके साथ हो लेना है, उसको फील होना है कि नो दिस मैन इज रियली कंसर्न अबाउट मी, ही लव्स मी अनकंडीशनली। जिस दिन आप बच्चे को ये फीलिंग आ गई कि ये माई पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंट्स ऑन दिस अर्थ, बस आपका काम खत्म हो गया। खत्म मतलब ये हुआ कि फिर आपको अधिक रोल नहीं आपका है, और बच्चा खुद इंस्पायर हो गया। मैंने जो बताया था वो ये है कि आप इन्वॉल्व होइए, डोंट व्हाट रिवॉल्व, नहीं नहीं तुमको ये करना चाहिए, तुमको नहीं, आप उसका पार्ट बन के देखिए, बच्चा बन के देखिए, उसके साथ एम्पैथी रखिए, और फिर देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आता है। देखिए ये जो हमने बताया ये वो है कि भाई अगर बच्चा हमारा कमजोर है तो कमजोर से अच्छा कैसे होगा। आप कहेंगे साहब डांट वाला तो इसमें कुछ आया नहीं, डांट वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जितना भी काम करना है वो आपको एज ए पेरेंट करना है, एज ए पेरेंट आपको करना है, आप पालक के रूप में आपको करना है, एज ए टीचर आपको करना है, एज ए इंस्टीट्यूशन आपको करना है। तो डांट खाने के लिए बच्चा क्यों अवेलेबल होगा जी, डांट तो आपको खाना है ना, क्योंकि आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना काम है इसमें बच्चा तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें तो आप इन्वॉल्व है, आपको करना है। आई थिंक आई एम रीचिंग टू यू ऑल। मतलब ये हुआ कि
बच्चे को डांटने वाली बात तो भूल जाइए, पहले आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी अनसक्सेस, अपना प्रेशर, अपना टेंशन डोंट पास ऑन टू द चाइल्ड इन द नेम ऑफ व्हाट? द चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल। पहले आप अपना वाला 100% करिए। लास्ट जो इसका हमने दिया है वो टी है। टी स्टैंड्स फॉर बी थैंकफुल टू ऑल। और आप ही मत रखिए, आप सिर्फ आप ही थैंकफुल मत होइए, बच्चे के अंदर भी वो सेंस ऑफ, दैट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लाइए। बच्चे को फील होने दीजिए कि नो, सो एंड सो, लेट द चाइल्ड गो एंड से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब आप भी थैंकफुल रहिए। क्यों? मैंने शुरू में कहा था, जिसकी राय लेते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, घर वाले हैं, स्कूल वाले हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर का है, जो लोग भी आपके इस यात्रा में सहायक हो रहे हैं, बी थैंकफुल एंड एक्सप्रेस इट एंड लेट योर चाइल्ड आल्सो हैव द सेंस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। याद रखिए, अगर बच्चा बाहर वालों को थैंक यू नहीं बोलेगा ना, तो आपको भी नहीं बोलेगा। आप कहेंगे ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया किया है, तो बच्चा बोल देगा, आपने मेरे लिए कर दिया, हम अपने बच्चे के लिए कर दिया, हो गया हिसाब बराबर। लेकिन अगर आपको देखेगा कि आप सबको थैंक यू बोल रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा? ही विल स्टार्ट सेइंग थैंक यू एंड ही विल हैव अ सेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब ये हुआ कि हम बच्चे को डांटने की जगह पर बच्चे की यात्रा में सहायक बने। बच्चे के साथ-साथ हम क्या रखें? एम्पैथी रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे को टाइट नहीं करना है। ट्यूनिंग करते रहिए कभी-कभी, वो लेकिन वो तब करिए जब आप अपना 100% दे रहे हैं। अगर आप अपना 100% बच्चे को देते हैं और बच्चा इसके लिए एक अपने अंदर एक अलग तरह की अनुभूति फ़ील करता है कि नहीं भाई, आई हैव गॉट द बेस्ट पेरेंट्स एंड द फैमिली मेंबर्स, फिर आपको बाद में क्या करना है? आपको यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू द चाइल्ड। मानिए बच्चे को डांटिए नहीं, बच्चे को अपना बेस्ट दीजिए। और जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाइए, तो बाकी चिंता छोड़ करके रेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि द चाइल्ड विल टेक केयर। आप सिर्फ बच्चे को उसके साथ नहीं कर रहे हैं, बच्चे को संस्कारित भी कर रहे हैं। सो जितने हमने बातें कहा, उसमें हमने अब तक 3 बातें हम आपको कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर बच्चा सामान्य नहीं है, बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, बच्चा जो है असामान्य है, दिव्यांग है या जो भी है, तो वो गिफ्ट है। GIFT मैंने उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। और अगर बच्चा कमज़ोर हो रहा है या हो गया है, तो उसके अंदर अब इसको आप एक साथ मिला के पढ़िए। बच्चे के अंदर असीमित संभावना है। देखिए, अब पढ़िए इसको, असीमित संभावना है। बच्चे के अंदर अनंत संभावना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? एट प्रेजेंट यू हैव टू एनालाइज, मेक स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंट, मेजर, इन्वॉल्व एंड यू हैव टू डेवलप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए स्वॉट एनालिसिस करते हैं। कहते हैं ना, स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी है, देन व्हाट इज द स्वॉट ना? एस, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है एंड थ्रेट्स है। तो कंपनी के लिए बनाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, और अपने लगते जिगर के लिए नहीं बनाते। जो दिल का टुकड़ा है उसके लिए नहीं बनाते। अरे उस एक शॉर्ट एनालिसिस उसके लिए भी कर लीजिए। तो एक बार अगर आप ऐसा कर लेते हैं, फिर आप देखिए, तो हमने जो भी बताया उसमें बस इतना ध्यान रखिए कि बच्चे को बिना मतलब का डांटिए नहीं। बच्चे को प्यार बांटिए, बच्चे को स्नेह बांटिए, बच्चे को एक सपना बांटिए, ताकि बच्चा जो है एक्साइटेड फील कर सके अपने आप के प्रति, आपके प्रति एंड अल्टीमेटली समाज के प्रति। थैंक यू सो मच।